साहब प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज बड़ा संजीदा विषय है, एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने से अमूमन बचा जाता है। देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र 3 खंभों पर टिका हुआ है, ऐसा बताया जाता रहा है। यह बताया गया है कि इस लोकतंत्र की बुनियाद जिन 3 स्तंभों पर है वो क्रमशः कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संदर्भ में। कार्यपालिका और विधायिका को लेकर समय समय पर हमारी निराशा सार्वजनिक होती रहती है, लेकिन साथ ही ये उम्मीद रहती है, ये हिम्मत रहती है, ये भरोसा रहता है कि ये 2 स्तंभ भले ही कमजोर हो जाएं, पर तीसरा स्तंभ जो न्यायपालिका है वो लोकतंत्र को बचाए रखेगी, इस देश को बचाए रखेगी। समय समय पर न्यायपालिका ने अपनी भूमिका को बखूबी निभाया भी, लेकिन पिछले कुछ समय से न्यायपालिका को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। और अब जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो इसी से संबंधित है। हमारा विषय न झुके शीश, सावधान न्यायाधीश। संदर्भ यह है कि होली का पर्व था, होली के पर्व पर उल्लास था, उमंग था। इसी दौरान खबर आई कि दिल्ली में एक सरकारी बंगले में आग लग गई है। सूचना मिली तो दमकल दस्ता बंगले में पहुंच गया। बंगले में दमकल दस्ते ने आग बुझाने की कोशिश की, वो आग तो बुझ गई, लेकिन एक नई आग सुलग गई। हुआ ये कि उस बंगले के अंतर्गत आग बुझाने के दौरान कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर नकदी मिली। नकदी मतलब नोटों का भंडार मिला। बाद में पता चला कि वो नोट तकरीबन 15 करोड़ रुपए के थे, और ये 15 करोड़ रुपए जिस बंगले में पाए गए वो बंगला एक सम्माननीय न्यायाधीश का था, न्यायमूर्ति का था, जो दिल्ली हाईकोर्ट में सेवारत थे। दिल्ली हाईकोर्ट में सेवारत इन न्यायाधीश की उस समय पर बंगले में मौजूदगी नहीं थी। होली अवकाश के चलते वो बाहर गए थे। आग लगी, परिजनों ने सूचना दी, आग बुझाने के लिए दमकल दस्ता पहुंच गया और एक नई कहानी सामने आ गई। यह नई कहानी उतनी सुर्खियों में नहीं आई, लेकिन इसका पता देश को तब चला जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में कॉलेजियम की आकस्मिक बैठक हुई। उस बैठक में इस घटना पर चर्चा हुई, चिंता हुई और फैसला लिया गया कि इन सम्माननीय न्यायमूर्ति जी को उनके मूल न्यायिक क्षेत्र में भेज दिया जाए, जहां पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यह खबर आई थी कि इसके साथ साथ यह विषय राज्यसभा में भी उठ गया। राज्यसभा में इस समय उपराष्ट्रपति और सभापति की भूमिका में जगदीप धनखड़ जी हैं, जो स्वयं भी वकील के तौर पर काफी ख्याति अर्जित किए हुए हैं। धनखड़ साहब भी इस विषय को लेकर काफी क्षुब्ध रहे और साथ ही इस विषय को राज्यसभा में उठाने वाले कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी अपनी चिंताओं को लेकर सभापति का ध्यान आकर्षित किया। कपिल सिब्बल, जो स्वयं भी बहुत जाने माने कानूनविद हैं, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई और जरूरत बताई कि न्यायिक क्षेत्र में नए सिरे से नैतिक मूल्यों के अधिष्ठान की जरूरत है। आज हम इसी पर बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे कि अगर न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत भी इस कदर भ्रष्टाचार देश में पहुंच चुका है तो उम्मीद कहां रह जाती है। जिन फैसलों के संदर्भ में सार्वजनिक टीका टिप्पणी से भी इसलिए बचा जाता है कि कहीं न्यायालय की अवमानना न हो जाए, पर वह फैसले अगर इस सौदेबाजी के आधार पर हो रहे हैं, जैसा अंदेशा इस घटना के चलते जनमानस के बीच में फैल गया है, तो फिर जाके बचता ही क्या है। चिंताएं बड़ी गहरी हैं। इन गहरी चिंताओं पर गंभीर विमर्श के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। उनसे आपके परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर वाकई गंभीर चिंता के साथ कुछ चर्चा करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का, और हमारा आज का विचार सूत्र कतई लंबा चौड़ा नहीं है। 4 शब्द हैं इसके अंतर्गत, पर वो 4 शब्द किस कदर निरर्थक हो गए हैं इस पर आप विचार कीजिए। एक हिंदी लोकोक्तियां हैं। लोकोक्तियां अनुभव के आधार पर गढ़ी जाती हैं या अस्तित्व में आती हैं। समाज जब सैकड़ों साल की प्रक्रिया से गुजरता है, तब कोई एक मुहावरा, एक लोकोक्ति समाज का हिस्सा बनती है। तो वो लोकोक्ति हमको मिली, पंच जहां परमेश्वर वहां। क्या भावना रही हमारी पंचों के संदर्भ में, न्यायमूर्तियों के संदर्भ में, न्यायाधीश के संदर्भ में, कि हमने पंच को परमेश्वर के तौर पर देखा। या ये मान ले कि जहां पर पंच बैठे हैं वहां साक्षात भगवान बैठे हैं, पर अब जहां पंच बैठा है वहां भगवान थोड़ी है, वहां तो नगदी है, नगद नारायण, और उसी को भगवान के तौर पर समझे क्या। ये बात जहन में रखते हैं, उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। जिस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश को भेजा गया है, उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रहे हैं जस्टिस सीबी पांडे साहब।
वो हमारे साथ इस चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ में इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, जाने माने राजनेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ पर पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। और इन सब के बीच हमारी चिंताओं के साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जस्टिस सीबी पांडे जी से करते हैं, जिन न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को लेकर पूरी कहानी है। इसके संदर्भ में जस्टिस सीबी पांडे जी, आप कितने अचंभित हैं या आप इसको लेकर बिल्कुल भी अचंभित नहीं हैं? आप देख रहे हैं दौर बदल गया, लोग बदल गए। वो प्रेमचंद नहीं रहे, वो पंच परमेश्वर की कहानी नहीं रही, वो अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ भी नहीं रहे, अब रहे तो यशवंत वर्मा रहे। जस्टिस सीबी पांडे जी। देखिए, मैं क्या अचंभित तो पूरा देश अचंभित है। और ये अचंभित होने की बात इसलिए है कि न्यायपालिका में ये माना जाता है कि वहां तो भ्रष्टाचार नाम की कोई चिड़िया होती ही नहीं। और ये अवधारणा है लोगों का कि वहां तो सिर्फ न्याय होता है। और न्यायाधीशों के बारे में ये मानना है कि वो परमेश्वर के एक तरह से दूत है, वो परमेश्वर के अंश है। तो जब न्यायाधीशों के प्रति जनता की इतनी बड़ी आस्था है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसके बारे में, अगर न्यायाधीश के बारे में पता लगता है कि उनके घर से, ये कि घर नहीं है, उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है, सरकारी उनका बंगला है, जहाँ मतलब सरकार ने उनको बंगला दिया है और ऑफिशियल रेजिडेंस इसलिए दिया है कि वो जज है। तो वहां से 15 करोड़ रुपया बरामद होना, ये तो बिल्कुल आश्चर्यचकित कर सकता है। और अगर आप जोड़े, अगर 16 में ये जज हुए थे और 16 साल से लेकर 9-10 साल में इतने 15 करोड़ रुपया तो इनकी तनख्वाह ही नहीं हो सकती है। सारी तनख्वाह अगर जोड़ लें तो, और सारी तनख्वाहों के साथ सुविधा भी जोड़ लें तो 15 करोड़ नहीं हो सकता है। तो अब इसके बारे में तो कोई बहस चलनी नहीं है कि ये 15 करोड़ रुपया जो है अनअकाउंटेड मनी है, तनख्वाह का पैसा नहीं है, उनकी कमाई का पैसा नहीं है। अब ये सवाल यह कि 15 करोड़ रुपया वो कह सकते हैं कि किसी दोस्त का, साथी का पैसा होगा, तो किसी दोस्त और साथी का पैसा आप ऑफिशियल बिल्डिंग में, जो आपकी सरकार ने जो भवन दे रखा है, आपका बंगला दे रखा है, उसमें रखने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी दोस्त का हो, किसी भी रिश्तेदारी का हो, तो ये भी तर्क नहीं चल सकता कि मेरा ये किसी दूसरे द्वारा दिया गया। तो इसका अगर निष्कर्ष आप निकालें तो दोनों से यही निकलता है कि ये इनका अनअकाउंटेड मनी है, जो कि किसी न किसी रूप में इनके पास आया। थोड़े सवाल अलहदा हैं पांडे साहब आपसे। हम अतीत में ये देखते हैं अपने आसपास में, कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई आईएएस या आईपीएस अफसर 2-5 हजार रुपए की भी रिश्वत लेते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उसको सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। अमूमन जमानत भी ऐसे मामलों में तुरंत ही होती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरा उदाहरण हम ये भी देखते हैं कि निचली अदालतों के अंतर्गत जो न्यायाधीश काम करते हैं, उनके संदर्भ में कदाचरण को लेकर जब ऐसी कोई शिकायतें आती हैं तो उस पर भी सेवा समाप्ति जैसे निर्णय बड़ी सख्ती के साथ यही कोर्ट लेते हैं, जिन्हें हाई कोर्ट कहते हैं। पर एक हाईकोर्ट जज के निवास पर 15 करोड़ रुपए की नगद बरामदगी के बाद खबर यह निकल कर आई है कि सर्वोच्च न्यायालय के कोलिजियम में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश समेत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश मौजूद थे, उन्होंने इस पर कार्रवाई करते हुए सम्माननीय यशवंत वर्मा जी को उनका पहला कोर्ट अर्थात इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां पर वो जज नियुक्त हुए थे 2013-14 में, वहां स्थानांतरित करने का फैसला किया है। ये किस तरीके की कार्रवाई है और ये किस तरीके का संदेश समाज में देने के संदर्भ में है कि दिल्ली हाईकोर्ट में अगर कुछ कदाचार हो रहा है तो दिल्ली हाईकोर्ट में अब कदाचार ना हो, अब जो कुछ भी करना है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर लिया जाए। क्या ऐसी कोई भावना, आखिर इस फैसले को हम किस रूप में देखें, इसके संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना हमारा। उसे मैं बता रहा हूं, इसका कारण यह है कि संविधान का दोष है जी। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी हाईकोर्ट के जज के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके, सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाईकोर्ट द्वारा।
जी। इसके लिए जो भी कार्रवाई होगी वो इम्पीचमेंट के माध्यम से उनको हटाया जा सकता है, बस इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं है कि जज को दंडित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ही पावर था जो कि उसने किया कि इनको ट्रांसफर कर दिया, ये मैसेज देने के लिए, इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके। अब इसलिए जो उनके पास थोड़ा ट्रांसफर करने का ये पावर उनको मिला हुआ है, वो उन्होंने एक दिखा दिया कि हम जो कर सकते हैं हम कर सकते हैं, बाकी मेरे पास कोई पावर नहीं है। क्या कोर्ट के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास इस बात का भी अधिकार नहीं है कि ऐसे जज से उसकी न्यायिक शक्तियां छीन ली जाए, उसे बिना काम के रखा जाए? इसके संदर्भ में भी कोई अधिकार नहीं है? वही मैं बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के पावर था, उसने जो कर दिया। अब ये जज जो है, जब जाएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट में जज वहां उनके खिलाफ एक्शन लेगा कि सिर्फ काम नहीं दे सकता, वो भी कोई एक्शन नहीं है। वो काम का विभाजन जब करेंगे तो इनको कोई काम नहीं देंगे। ऐसा तमाम हाई कोर्टों ने किया है कि जब उन्होंने ये ट्रांसफर जो जज के खिलाफ उन्होंने इतना किया है, काम नहीं, तो वो दंड तो होता नहीं, तनख्वाह मिलेगा, सारी सुविधा रहेगी, सारी व्यवस्था रहेगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी, वो सस्पेंशन भी नहीं है, सारी सुविधा रहेगी, सिर्फ आपको काम करने सारी सुविधाएं रहेंगी। ये संविधान के दोष के संदर्भ में इंगित कर रहे हैं जस्टिस सीबी पांडे साहब। मैं इस पर बात करने के लिए श्रवण जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आऊंगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी के पास। वीरेंद्र सिंह चौहान जी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता हैं। और चौहान साहब, आपसे मेरी शिकायत देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के साथ किए गए वादे को लेकर है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री के रूप में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। 11 साल पहले उन्होंने दहाड़ते हुए कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपको याद होगा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये 15 करोड़ किसी बंगले में कैसे आए? ये मेरा सवाल है वीरेंद्र सिंह चौहान जी, और आपसे इसके उत्तर की अपेक्षा है। और इस 15 करोड़ से आप कितने व्यथित, कितने चिंतित और कितने व्याकुल है, ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। देखिए, किसी सम्माननीय न्यायाधीश के निवास पर, उनके सरकारी आवास के परिसर में इतनी धनराशि पाया जाना, जिसको किसी तरह से जस्टिफाई करना संभव ही नहीं है, ये जितना आपको विचलित करता है, जितना आपके पैनल में उपस्थित अन्य जो हमारे विशेषज्ञ लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, उनको विचलित करता है, कम से कम उतना तो मुझे भी विचलित करता है। मैं ये कह सकता हूं कि मैं शायद इस सभा में सबसे कम आयु का होऊंगा तुलनात्मक दृष्टि से, तो अपेक्षाकृत मैं अधिक आंदोलित हूं इस स्थिति को देखकर कि जिनसे प्रजातंत्र के जिस स्तंभ से, जो स्वयं जिसका नाम न्यायपालिका है, जिसकी और प्रजातंत्र के अन्य हिस्से, अन्य भाग, उपभाग, वो न्याय के लिए, न्याय की रक्षा के लिए जिसकी ओर निहारते हैं, देखते हैं, आश्रित हैं जिसकी ओर, वहां पर अगर ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी व्याख्या नहीं हो सकती, जिनको समझाया नहीं जा सकता, जो अनहोनी है, जो सीधे तौर पर प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया धन प्रतीत होता है, तो स्वाभाविक रूप से मेरी मुट्ठियां भिंचना वो सामान्य बात है। आक्रोश मेरे और आपके हृदय में एक जैसा है, बराबर है, और आक्रोश के साथ साथ पीड़ा भी है। आपने प्रधानमंत्री जी की जिस टिप्पणी को उद्धृत किया, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, गरजते हुए कहा था, आज भी कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए धरातल से लेकर शिखर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे बहुत सारे उपाय किए गए हैं सिस्टम में पारदर्शिता लाने के, जहां कहीं चोरी चकारी, लूट खसोट के कहीं दरवाजे खुले हुए थे पूर्व की सरकारों के कार्यकाल के। निश्चित तौर पर मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे आपके प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने। मैं थोड़ा माफी के साथ इसमें तथ्यात्मक जानकारी आपको लाना चाहता हूं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी। बहुत गंभीर किस्म के प्रयत्न, प्रयास,
किए गए, ऐसा आपका दावा है। मोदी जी मई 2014 में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री बने और जिन जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर मिली भारी भरकम नगद राशि को लेकर हम बात कर रहे हैं, उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति 13 अक्टूबर 2014 को हुई। आपकी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद अगर आपने तमाम उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार कदाचार की संभावनाओं को खत्म किया तो ये 15 करोड़ रुपए की राशि जलने के लिए, मिलने के लिए एक सरकारी बंगले में कैसे उपलब्ध हो गई, ये जिज्ञासा है। शायद कोई उत्तर मिले आपसे। मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं इस बात से कहां इनकार कर रहा हूं कि ये जो न्यायाधीश विवाद में हैं, इनकी नियुक्ति नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में सरकार में आने के बाद हुई। परंतु आप भी जानते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्तियां वो सरकार नहीं करती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीधे प्रत्यक्ष राजनीतिक सत्ता का उस तरह का हस्तक्षेप नहीं होता कि आप सीधे तौर पर जोड़ दें कि नरेंद्र मोदी जी आ गए थे, उसके बाद ये महाशय न्यायाधीश हो गए और इनके यहां करोड़ों रुपए मिल गए तो जिम्मा सारा नरेंद्र मोदी जी का है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, इसकी बात कोई पहली बार नहीं हुई। ये तो 80 के दशक में न्यायमूर्ति वेंकट रमैया के जमाने से बहुत बार न्यायपालिका के भीतर के दिग्गज लोगों ने कहा है, आज भी कह रहे हैं कि भारत की न्यायपालिका निश्चित तौर पर वो एकदम ऐसी नहीं है कि उस पर प्रश्न नहीं खड़े किए जा सकते। हां, आशा अपेक्षा आदर्श स्थिति की अपेक्षा तो यही है कि न्यायपालिका नहीं साहब, वहां भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। परंतु न्यायपालिका के भीतर के लोगों ने, सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, प्रधान न्यायाधीश ने भारत के, ये सार्वजनिक मंचों से कहा है कि न्यायपालिका, हायर जुडिशरी, इवन छोटी निचली सबऑर्डिनेट जुडिशरी को छोड़ दें, हायर जुडिशरी वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, ये भीतर के लोगों ने ही कहा है। मैं यहां पर केवल इतना सा जोड़ूंगा, बाकी लोग विद्वान लोग जो सारे तंत्र से जुड़े हुए हैं उनकी राय मुझे लगता है मुझसे ज्यादा मायने। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने कहा भाई हमको कटघरे में खड़ा मत करो, बाकी सबके विषय में आप विचार करो। नजरिया उनका। मेरे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हैं। वो कितने हतप्रभ हैं ये जानने में भी हमारी दिलचस्पी है। हमने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के मन को सुना, मौजूदा अधिवक्ता इस पूरे घटनाक्रम को किस दृष्टि से देख रहे हैं यह भी हम समझने जाएंगे। जी डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी। अंशु जी, एक्चुअली मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था जो रिपब्लिक एक पब्लिश हुआ है। इस पे साथ साथ ये भी एक जो दिल्ली फायर के सर्विसेज के चीफ है, उन्होंने ऐसा बोला है कि उनके घर से शायद कोई रिकवरी ही नहीं हुई। तो अभी एक्चुअली बात यह है कि जब तक ये मैटर अब हो गया सब जुडिस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, कॉग्निजेंस लेकर उनको ट्रांसफर कर दिया अपने पेरेंट हाउस के अंदर। पेरेंट हाउस में जाने के बाद अब क्या प्रोसीजर होता है कि इसमें इन हाउस प्रोसीडिंग्स अब शुरू हो गई हैं और इन हाउस प्रोसीडिंग्स के अंदर एक कमेटी बना दी गई है, जो कमेटी उस सारे केस को देखेगी और उसके अंदर जो भी दोनों पक्षों को, जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सिस्टम है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, ये एविडेंस बेस्ड सिस्टम है। एविडेंस बेस्ड सिस्टम में दोनों पार्टीज को, दोनों तरह के पक्ष को सुना जाता है, उसके बाद ही किसी निर्णय पे आप पहुंच सकते हैं। तो एक हाई पावर्ड कमेटी का गठित ऑलरेडी की जा चुका है, इन हाउस प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी शुरू हो गई है और वो ये देखेगी कि जो एलिगेशंस हैं, अभी तक एक ये न्यूज है और सब्सिक्वेंटली एक न्यूज अब जैसे कि ये भी आ गई है, दिल्ली फायर के जो चीफ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई अमाउंट ही रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि जब जो आग लगी है, जैसा कि इनके ऊपर एलिगेशन है कि इनके घर में आग लगी, आग को बुझाने के लिए दिल्ली फायर सर्विसेज के लोग आए और साथ में पुलिस वहां पर आई।
लेकिन अब सब्सिक्वेंटली ये बयान आना मीडिया के अंदर, रिपब्लिक का आप देखेंगे एक आर्टिकल भी छपा है कि उसमें कोई मिस्टर गर्ग है जो डेली रिपब्लिक उसके चीफ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनके घर से कोई रिकवरी ही नहीं हुई। तो अब इस बात पे पुष्टि के साथ ये कहना कि भाई वहां से रिकवरी हो गई नहीं हो गई, और आज की डेट में अगर 1 मिनट के लिए हम ये मान लें कि अगर कल को ये प्रूव हो गया कि वाकई में ही इनके घर से कोई रिकवरी नहीं हुई, तो उस टाइम पे लॉ ये कहता है कि चाहे 1000 कल्प्रिट छुट जाए लेकिन एक इनोसेंट पनिश नहीं होना चाहिए। तो कैन द सिस्टम सेट द क्लॉक बैक? अगर ऐसा एलिगेशन आ जाए और वो एलिगेशन प्रूव हो जाए कि इसमें कोई सच्चाई ही नहीं थी, तो मेरा मानना ये है कि अभी ये बहुत प्रीमेच्योर होगा ये सब कहना, हमें वेट करना चाहिए। प्रदीप शर्मा जी, हम कैसे मान लेंगे कि ये प्रीमेच्योर है? देश की सबसे बड़ी पंचायत अर्थात संसद में ये विषय उठता है। मेरा सवाल होने दे पूरा। देश की संसद में ये विषय उठता है, सम्माननीय सभापति न केवल इस विषय पर चिंता जताते हैं बल्कि इस पर स्ट्रक्चरल डिस्कशन के संदर्भ में भी वादा सदन में करते हैं। जगदीप धनखड़ जी, एक। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कोलेजियम की बैठक होती है और उसके अंतर्गत जिस जज के संदर्भ में ये सारी कहानी सुनाई दे रही है उनको स्थानांतरित करने के फैसले की भी खबर आती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति के बीच में आप विचलित नहीं होते हैं कि जिस न्यायपालिका के संदर्भ में समाज की अवधारणा इस रूप में रही कि वह भगवान के तौर पर देखे जाएं, परमेश्वर के तौर पर देखे जाएं, वो तो स्वयं अपराधी के तौर पर दिखाई दे रहे हैं? लोगों का विश्वास कितना हिल रहा है इसके संदर्भ में आपकी कोई धारणा? इलाहाबाद बार एसोसिएशन पत्र लिख रहा है एक जज के ट्रांसफर की खबर आने पर, क्या हमको कूड़ेदान समझ रखा है? इसके संदर्भ में आपकी टिप्पणी? मेरा कहना यह है कि मैं आपके कथन से बिल्कुल भी मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है जी, लेकिन मैं साथ साथ ये कहना चाह रहा हूं कि अभी बहुत प्रीलिमिनरी स्टेज है। आज की डेट में आप ये देखिए, वो सभापति जी कुछ भी बोले, लेकिन हमारा सिस्टम एविडेंस बेस्ड है। आप कोई भी फाइंडिंग जब लाएंगे तो किसी एविडेंस के बेस पे लाएंगे ना जी। जैसे कि ये एलिगेशन भी लगा, तो ये एलिगेशन भी कैसे आया, क्यों आया? जो दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ ने अगर ये स्टेटमेंट दे दिया है कि उनके घर पे कोई रिकवरी नहीं हुई, तो ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट विटनेस? कौन विटनेस करेगा इस बात को कि भाई उनकी वहां पर जाकर कोई मनी मिला भी नहीं या मिला, या जो मनी था वो इलीगल मनी था, या जो मनी था वो कहीं से बाय यूजिंग हिज इलीगल मींस उन्होंने एक्युमुलेट किया था। तो मेरा कहना ये है, कोर्ट ने देखिए तो क्या आपका कहना ये डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी कि कॉलेजियम ने बड़ी हड़बड़ाहट की, माननीय मुख्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के वो भी हड़बड़ा गए सूचना के आधार पर? थोड़ा रुकना था, ठहरना था, राशि बरामद होने देते, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने देते, उसके अंदर अगर प्रमाणित होता तो उसके बाद में ऐसी कोई प्रक्रिया करते। बड़ी हड़बड़ाहट कर दी, जल्दबाजी कर दी। हिमांशु जी, हड़बड़ाहट इसलिए थी क्योंकि जनता का जुडिशरी के ऊपर बहुत विश्वास है। अगर कल को कोई स्टेप नहीं लेता, मैंने जैसा कि कहा कि अभी प्रीमेच्योर है क्योंकि एविडेंस के बाद, और कल को ये बात प्रूव हो जाती कि वाकई में ये सही था, तो लोग बात कहते कि आपने उस टाइम पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा, अरे आप तो अपने आप में कंफ्यूज हैं भाई, माफी चाहता हूं मैं आपके लिए ये टिप्पणी करने को। एक तरफ कह रहे हैं ये बड़ा प्रीमेच्योर है विषय, और एक जज की इज्जत का तो जुलूस निकल जा रहा है। यशवंत वर्मा के घर 15 करोड़ रुपए थे, यशवंत वर्मा को जो है ट्रांसफर कर दिया गया। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बड़ा प्रीमेच्योर है। तो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसे प्रीमेच्योर विषय पे इतना हार्ड डिसीजन ले लिए। आप तो बता रहे हैं कि हमारा तो न्याय इस बात पर है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, एक बेगुनाहगार को सजा नहीं होनी चाहिए। तो यहां तो माननीय जज साहब हैं, पूरे देश में ऐसा स्थापित हो गया उनके संदर्भ में कि वही दोषी हैं, तो गुनाह कर दिया उनके संदर्भ में। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अब रिपब्लिक में जो दिल्ली फायर सर्विसेज के चीफ का स्टेटमेंट आना, उस टाइम पे शायद ये स्टेटमेंट उनके सामने नहीं रखा गया था। वैसे भी दोनों चीजों को बैलेंस रखते हुए उन्होंने उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया ताकि वो
इन्वेस्टिगेशन के अंदर अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके। तो चीफ साहब और उनके साथी जो जितने भी जजेस हैं, उनके द्वारा ये निर्णय लिया जाना कि इनको उनके पेरेंट कैडर में भेजकर और उसके बाद इन हाउस प्रोसीडिंग शुरू की जाए, इन्वेस्टिगेशन होगी। उन्होंने आज तक ये नहीं कहा है कि ये कल्प्रिट हैं, ये पैसा इन्हीं का था। कोई फाइंडिंग अभी तक नहीं आ पाई। फाइंडिंग अभी तक नहीं है, पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई वातावरण क्या निर्मित कर रही है, ये सवाल है। बहरहाल मुझे आना है सम्मान्य प्रताप भानु शर्मा जी के पास, पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार उनका संक्षेप सुन लेते हैं। जी वीरेंद्र जी। छोटा सा मैं इंटरवेंशन इतना सा करना चाहता हूं विनम्रता के साथ कि केवल इस घटना को एक न्यायाधीश के यहां कुछ करोड़ रुपए मिले नहीं मिले, साबित होंगे नहीं होंगे, इस एक घटना पर हमारी चर्चा शायद नहीं है। हमारी चिंता, चर्चा, परेशानी और आक्रोश अगर कहीं है तो उस बात को लेकर है कि भारत की न्यायपालिका, भारत की न्याय व्यवस्था, उसमें भी छिद्र हैं और छिद्र होने की बात ये कोई इस घटना से ही सामने आई हो ऐसा नहीं है। छिद्र हैं या सीधे सीधे खिड़की और दरवाजे बन चुके हैं, सवाल इस रूप में आया हुआ है। न्यायिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में बात करने से व्यक्ति इसलिए बचता है कि उसे किसी न्यायिक अवमानना का सामना ना करना पड़ जाए। इन चिंताओं के बीच में प्रताप भानु शर्मा जी हमारे साथ हैं। प्रताप भानु जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी टिप्पणी। नहीं, ये तो सभी के लिए बहुत चिंता का विषय है। न्यायाधीशों को हम सम्मान से देखते हैं, हमारी न्याय व्यवस्था के प्रति पूरी देश के लोगों को आस्था है। और जो ये सरकार, मोदी सरकार बनी, जैसा आपने कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसका वो स्लोगन मात्र रह गया है। जुडिशरी में भ्रष्टाचार जबरदस्त, सरकारी कामों में भ्रष्टाचार जबरदस्त, जो ठेके दिए जा रहे हैं काम के उनमें भ्रष्टाचार जबरदस्त। कहीं कोई प्रशासन रह गया है या सीबीआई का, ईडी का जो उपयोग होना चाहिए इन भ्रष्ट आचरण को कंट्रोल करने में, वो नहीं हो रहा है। उन्हें पूरी तरह दिशाहीन कर दिया गया है। राजनीतिक नेताओं के पीछे लगाकर, सरकारों के पीछे लगाकर, सरकार गिराने के पीछे लगाकर उनके दायित्व से दिशा परिवर्तन कर दिया गया है। यदि ईडी या सीबीआई के लोग इस पे पैनी निगाह रखते जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, अकेले दिल्ली हाई कोर्ट की बात नहीं है, सब हाई कोर्ट की भी इंटेलिजेंस करनी चाहिए। इट इज अ फेल्योर ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज सीबीआई एज वेल एज ईडी। मुझे समझ में नहीं आता। आप देखिए इसमें हिमांशु जी कि 15 करोड़ रुपया मिलने के बाद हमारे विद्वान वकील साहब प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि प्राइमा फेसी कोई एविडेंस नहीं है। इन्हें क्या चाहिए? ये तो उनके वकील की बतौर तो बात कर रहे हैं। क्या उनको डिफेंड करने की क्या जरूरत है? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात कर रहे हैं, किसी को क्यों डिफेंड करेंगे? और वो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक तकनीकी बिंदु उठा रहे हैं फायरमैन सर्विस के चीफ की ओर से कि 15 करोड़ की जो कहानी आ रही है उसके संदर्भ में एक पक्ष भी आ रहा है कि कोई 15 करोड़ रुपए बरामद नहीं हुए हैं। अब इसके संदर्भ में तो पुलिस के स्तर पर कोई स्टेटमेंट आए तब पता चलेगा। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं जिस संदर्भ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी ने इंगित किया, और श्रवण जी इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। न्यायिक भ्रष्टाचार के संदर्भ में सार्वजनिक मंच से बातचीत करने पर बचा जाता है, क्योंकि कब इस मामले को कोई न्यायालय स्वतः संज्ञान में ले ले और अवमानना करार देकर जेल भेज दे, ये डर मन में रहता है। सम्मान्य सीवी पांडे साहब ने यह कहा कि दोष है संविधान का, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हद से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो इतनी जटिल और इतनी लंबी है कि आजादी के 75 साल के इतिहास में एक भी जज महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया नहीं जा सका। एक बार महाभियोग की प्रक्रिया हुई भी तो वो उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में संघर्ष के रूप में परिवर्तित हो गई थी, जिसके चलते लोकसभा में वो महाभियोग पारित नहीं हो सका। यह अलग बात है कि उसके गिर जाने के बाद में संबंधित जज ने इस्तीफा दे दिया। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस रूप में देख रहे हैं श्रवण जी, इस पर आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा, मेरा ये मानना है कि 15 करोड़ नहीं मिलते, 5 करोड़ मिलते या 1 करोड़ मिलता या कुछ नहीं मिलता, मान लो जी, तो हम क्या करते?
हम क्या कहते, या 1500 करोड़ मिल जाते तो हम क्या कहते, या जैसा प्रदीप शर्मा जी कह रहे हैं कि प्राइमा फेसाई अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो मैं प्रदीप शर्मा जी ने जो कहा उसका समर्थन करते हुए बात को आगे बढ़ाता हूं। जी, मेरी चिंता 1500 करोड़ या 5 करोड़ या 15 करोड़ की नहीं है। जुडिशरी में जो वैचारिक करप्शन है, आइडियोलॉजिकल करप्शन, मैं उसको सबसे बड़ा उसको मॉनिटरी करप्शन से ज्यादा खतरनाक मानता हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज एक दक्षिणपंथी कार्यक्रम में जाकर एक कम्युनिटी के बारे में कुछ कहते हैं। कॉलेजियम बुलाता है उनको और रिप्रिमांड करता है, वो कॉलेजियम से माफी मांगने से इनकार कर देते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जज यौन उत्पीड़न के मामले में इस तरह की टिप्पणी करता है कि जो दुनिया भर में शर्म और चर्चा का विषय बनती है। संजीव भट्ट का मामला हो, जाकिया जाफरी का मामला हो, बिल्किस बानो का मामला हो, ऐसे कई मामले हैं। मुझे मॉनेटरी करप्शन से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इतना करप्शन हमारी पॉलिटिक्स में है, हमारे नेताओं के बीच है। तो 15 करोड़ अगर जज के यहां मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कम मिल रहे हैं, 1500 करोड़ मिलना थे। मुझे उसकी कतई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। मुझे चिंता यह है कि जिस चीज को लेकर पूरा देश चिंतित है कि जुडिशरी को हो क्या गया, जो आइडियोलॉजिकल करप्शन आ गया है। अपॉइंटमेंट, आप कह रहे हैं कॉलेजियम, सरकार तो कॉलेजियम पर कब्जा करना चाहती है। वो सरकार जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना करना चाहती है। वो कह रही है कॉलेजियम जो है उसके जरिए ठीक लोगों की नियुक्तियां नहीं होती है। और न्यायमूर्ति पांडे जो कॉन्स्टिट्यूशनली हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे। तो मुद्दा यह है कि अगर न्यायमूर्ति जो जज साहब हैं जिनके यहां से कथित तौर पर पैसा मिला है, उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, जैसे प्रदीप जी कह रहे हैं कि इसलिए कर दिया है कि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं कर सके, वो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इस्तीफा भी दे सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूं। ये पूरा का पूरा मामला जुडिशरी में नैतिकता का है, ये पैसे का नहीं। और वैचारिक करप्शन जिस तरह का हमारी जुडिशरी में पेनिट्रेट कर गया है, जो पूरे सिस्टम को जिसने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर विभाजित कर दिया है, वो देश के लिए ज्यादा खतरनाक है। मेरे श्रवण जी, दो सवाल हैं आपसे इस पूरी चर्चा के अंतर्गत। एक तो आपने कहा कि मैं तो वैचारिक करप्शन को लेकर परेशान हूं, मॉनेटरी में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वाकई आपने इस कदर हथियार डाल दिए अब ये श्रवण जी को, अगर फैसलों में, अदालतों में पैसे के लेन देन के आधार पर निर्णय हो तो आपको कोई परेशानी नहीं है, वो वैचारिक आधार पर अगर हो रहे तो आपको परेशानी है। ये इस पर आप वाकई कायम है। एक तो मेरा ये जानने में दिलचस्पी है कि अगर श्रवण गर्ग इस स्तर पर पहुंच चुके हैं, हथियार डाल चुके, तो बाकी से तो हम क्या उम्मीद करें। एक तो सवाल मेरा ही है। दूसरा, आपने ये आक्षेप लगाया सीधे तौर पर कि सरकार तो कॉलेजियम पे कब्जा करना चाहती है। तो कॉलेजियम के अंतर्गत जो अभी नियुक्ति की प्रक्रिया, क्या उसके साथ हैं आप? जिस कदर अंकल जज की परंपरा पिछले कुछ दशकों में फल फूल रही है, जज का बेटा या भतीजा जज हो जाए, इसे जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, इससे आपका इत्तेफाक है? जिन अदालतों में वकील के तौर पर लोग काम करते हैं, उन्हीं अदालतों में जज के तौर पर बैठने का सिलसिला एक बार फिर चल निकला है। बीच में चला था, इन सबको उन अदालतों से बाहर किया जाए, राज्य से बाहर किया जाए। क्या आप इन तरीकों के हामी हैं? सरकार को इन्हें बदलना नहीं चाहिए। जो चल रहा है वो सही है,
सरकार बदलाव करने की कोशिश कर रही है वो गलत है। श्रवण जी, मैं आपके तीसरे सवाल से पहले आता हूं कि मैं कॉलेजियम सिस्टम की वर्तमान प्रक्रिया से कतई संतुष्ट नहीं हूं। उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल की या परिवर्तन की जरूरत है, पर कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की जरूरत नहीं है जी। ये मेरा पहला सबमिशन है जी। और आपने जितनी बातें कही मैं उससे सहमत हूं कि अगर कहीं भ्रष्टाचार है तो उसको सरकार खत्म करने के बजाय, सुझाव देने के बजाय खुद अपने हाथ में ले ले, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। मैं कॉलेजियम सिस्टम में जो अभी चल रहा है उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं। दूसरा, ये मैंने अपनी बात शुरू करते हुए ये कहा था कि मैं डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने जो कहा है कि प्राइमा फेसाई अभी स्टेब्लिश नहीं हुआ है कि पैसे मिले हैं, उस आधार पे मैं ये कह रहा हूं कि अगर पैसे नहीं मिले हैं तो मेरी चिंता बड़ी ये है वैचारिक करप्शन की। पैसे मिलना तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। न्यायपालिका में करप्शन का होना, किसी भी तरह के करप्शन का होना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं कोई ये फर्क नहीं कर रहा हूं कि पैसे नहीं मिले या पैसे मिल जाते। मैं ये कह रहा हूं पैसे मिल जाते तो और बड़ा करप्शन होता। मैं ये कह रहा हूं कि जो न्यायपालिका को लेकर देश की जो चिंता है वो दो तरह की है। एक तो न्याय बहुत महंगा हो गया है, गरीब आदमी की पहुंच से पूरी तरह समाप्त हो चुका है, और दूसरा आप अगर देख लीजिए कि विचाराधीन कैदियों की जो संख्या है देश में लाखों में और बरसों से, उसके बारे में कोई सोचने को भी तैयार नहीं। कॉलेजियम भी सोचने को तैयार नहीं है, कोर्टों के पास टाइम नहीं। तो इसलिए मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप मुझे थोड़ा सा अपने दर्शकों के सामने वो मत कीजिए कि बातचीत है, बातचीत के देखा आपने जो कहा तो मेरे उसमें सवाल रहे, मतलब आपके प्रति जो सम्मान है उसमें तो कोई कोताही बरतने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन प्रदीप शर्मा जी कोई हस्तक्षेप करने जा रहे थे, एक बार प्रदीप शर्मा जी की बात सुनते हैं। जी प्रदीप जी। हिमांशु जी, मैं एक बात कहना चाह रहा था, क्योंकि जो मेरा कथन था उसके बारे में, क्योंकि आपको मालूम है कि 1995 का मैं एक केस याद कराना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक इंक्वायरी प्रोसीजर सेटअप किया था। वो सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही मानी हुई जजमेंट है, जो सी रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य जी 1995 की ये जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर इंक्वायरी का प्रोसीजर बताया गया है कि अगर जजेस के खिलाफ कोई एलिगेशन आ जाए तो उसमें इंक्वायरी का प्रोसीजर दिया हुआ है। इसी बात को फिर इन हाउस प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसका क्या इलूसिडेशन होना चाहिए, उसको एक्सप्लेन फिर फर्दर किया है 2015 में। एक जजमेंट थी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। ये 2015 का बता रहा हूं मैं आपको जी। तो वो इन दोनों जजमेंट के बेसिस पे भी अगर आप देखें, दोनों जजमेंट को अगर आप देखें तो उसमें क्या डिस्क्राइब किया हुआ है और क्या बोला गया है। उसमें यह बोला गया है कि अगर किसी के खिलाफ कोई एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास, जैसे कि इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के पास चीफ जस्टिस के पास एक रिपोर्ट आई कि ऐसी इंफॉर्मेशन आई कि ऐसा ऐसा अमाउंट मिला, तो उसमें जो इन हाउस इंक्वायरी प्रोसीजर है उसमें भी ये बात डिफाइन की गई है कि सबसे पहले द थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज कलेक्टिंग एविडेंस एंड इंफॉर्मेशन। दो चीजें हैं उसके अंदर भी, क्या कि पहले एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन करेंगे, जो इसके बाद वो चीफ जस्टिस उसके बेसिस के ऊपर वो इंक्वायरी करेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो इस केस के अंदर में, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मुझे इस बारे में नहीं, लेकिन मेरा कहना यह था कि इट वुड बी प्रीमैच्योर, बहुत जल्द होगा किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, एक रिपोर्ट का आना फॉलोड बाय दीज टू जजमेंट। प्रदीप शर्मा जी, थोड़े हमारी परेशानी को समझिए। अगर केवल ये चर्चा रहती कि भाई एक जज के यहां पर विशाल धनराशि मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, चर्चा थी। पर अगर देश की सर्वोच्च अदालत के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश एक साथ बैठें, संज्ञान में लें और उस पर कार्रवाई कर दें, देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय को लेकर चर्चा हो जाए, तो उसके बाद में आप चाहते हैं कि इस विषय को हम गंभीर ना माने,
इस विषय को अभी उतनी संजीदगी के साथ न लें, तो ये आपका नजरिया हो सकता है, शायद देश आपके नजरिए के साथ सहमत ना हो, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन मैं जस्टिस सीबी पांडे साहब आपके पास कुछ दूसरे सवाल को लेकर आना चाहता हूं। यह न्यायिक सेवा में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है। यह आईएएस आईपीएस के संदर्भ में व्यवस्था रहती है, अन्य सेवाओं में भी, कि अगर किसी व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त किया जाता है तो उसे होम डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ नहीं करते। यह माना जाता है कि अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ होगा तो शायद कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा। लेकिन जिसको न्यायिक कार्य करना है, हाईकोर्ट में नियुक्ति के संदर्भ में जिस अदालत में वह वकील के तौर पर काम किया करता था, हम ये उदाहरण देखते हैं कि वो वहीं पर मीलॉर्ड बनकर बैठा दिया जाता है। क्या आप इसको दोषपूर्ण नहीं मानते? एक न्यायिक कार्य से जुड़े व्यक्ति को ऐसी जगह पर पदस्थ किया जाना चाहिए जहां पर वह निजी संबंधों से परे जाकर व्यवहार कर सके। जिन वकीलों के बीच उठता बैठता था, जिन पक्षकारों के संदर्भ में वह केस लड़ा करता था, उनकी पैरवी किया करता था, वही अदालत में वह अब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है। और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि वह निष्पक्ष होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। हमारी उम्मीद कुछ ज्यादा है या हमने खुद ही रास्ते खोल दिए हैं कि कुछ ना कुछ चलता रहे? देखिए, ये सारी चीजें तो जो आप कह रहे हैं कि जैसे आपने बीच में चर्चा की कि मोदी जी 2014 में प्राइम मिनिस्टर जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि हम सब भ्रष्टाचार हर जगह से खत्म कर देंगे, और न्यायपालिका से भी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात उन्होंने कही थी, शायद आपको याद होगा जी, या तो वो संदर्भ आप ढूंढ लीजिए। तो ये सारे काम तो सुप्रीम कोर्ट को नहीं करना है। ये जो आपने सवाल उठाया कि किस जज को कहाँ नियुक्त किया जाए, ये तो उन्हीं को, सरकार को करना है, पार्लियामेंट को करना है। पार्लियामेंट जब चाहे तब ये नियम बना दे कि जो जिस हाईकोर्ट पे जो जज है वहां उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो बहुत आसान है। ये तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा इतना दिन में कि जब उसी वहीं के वहीं जज बनते हैं। फिर क्यों नहीं पार्लियामेंट ने कोई कानून ऐसा पास किया कि ठीक है, इम्पीचमेंट नहीं होगा, इम्पीचमेंट के पहले अगर कोई करप्शन का बात होगा तो 2014 से 10 साल तो हो गया, 10 साल से ज्यादा हो गया। क्यों नहीं आपने ऐसे कोई कानून बनाया कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी जो चीफ जस्टिस 4-5 चीफ जस्टिस को बना देते, वो जांच करते, उनके खिलाफ एक्शन प्रपोज करते और उस एक्शन के खिलाफ के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये सब तो कुछ किया ही नहीं है ना। जुडिशरी में कोई रिफॉर्म का गवर्नमेंट के स्तर पर आश्चर्य की बात है कि एक चीज भी 14 साल में वर्तमान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जुडिशरी के लेवल पे कोई काम नहीं किया। जस्टिस सीबी पांडे साहब बड़ी कड़ी टिप्पणी कर रहे हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपके सम्मान में, मतलब आपकी पार्टी के सम्मान में। आपने केवल जजों की नियुक्ति पर कब्जा करना चाहा, लेकिन आपने न्यायिक प्रक्रिया पारदर्शी हो, प्रभावी हो, इस संदर्भ में कोई उपक्रम किया हो, ऐसा 10 साल में महसूस नहीं हुआ। क्या कहते हैं इस आक्षेप के संदर्भ में आप? देखिए रमण जी, विषय को बदलकर और ये कहकर के 15 करोड़ तो कम मिले, 1500 करोड़ मिलने चाहिए थे और पैसा मिलना इसकी चिंता नहीं है, और वो वहां ले जा रहे हैं, आइडियोलॉजिकल करप्शन पर सारे विषय को ले जाना चाहते हैं, या कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस तरह से चीजों को घुमाने की कोशिश की। मैं लौटाकर मूल विषय पर आना चाहता हूं। ये कहीं प्रमाणित नहीं होता, कहीं साबित नहीं होता कि हमने कहीं नियुक्ति की प्रक्रिया को कब्जा करने का प्रयास किया हो। भारत की वर्तमान सरकार ने न्यायपालिका में भी सुधार हो, उसकी प्रक्रिया को जब जब छू करके उसको आगे बढ़ाना चाहा, तो जो प्रतिकार आया वो फ्रॉम विद इन जुडिशरी आया, और जो एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है जिसको छेड़े बिना, जिसको संवारे बिना चीजें ठीक नहीं होंगी, उसी ने जोरदार प्रतिकार किया। प्रतिपक्ष पहरेदार बनकर के उस प्रतिकार का आकर के खड़ा हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि साहब, भ्रष्टाचार जुडिशरी में वो केवल वो उसका संबंध नियुक्ति से नहीं है, ये कैसे कोई कह सकता है? नियुक्ति की प्रक्रिया से उसका संबंध नहीं है, कैसे कह सकता है कोई? मैंने अपनी पहली टिप्पणी में भी उद्धृत किया था, मैं पढ़ रहा हूं साहब, बिल्कुल ये बात आज की नहीं है, 14 की नहीं है, 4 की नहीं है, ये
न्यायमूर्ति ES वेंकटरमैया ये 19वें प्रधान न्यायाधीश रहे भारत के, और इन्होंने बरसों पहले ये कहा कि जजेस वर अपॉइंटेड बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय लेविश पार्टीज एंड विस्की बॉटल्स। ये टिप्पणी मेरी होती तो मुझे सूली पर लटका दिया जाता, आपकी होगी या इसके जैसी भी कोई कह देंगे तो सूली पर आप लटका दिए जाओगे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार भी हमारी जुडिशरी के पास है, परंतु ये बात भारत के एक प्रधान न्यायाधीश की कही हुई है। एक से ज्यादा बार यहां इस देश के न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े हुई। देखिए, एक तो वीरेंद्र सिंह चौहान जी, जो आप अपने आप को पाक साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हो ना, मतलब सरकार की ओर से, अभी भी इस देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति सरकार के द्वारा ही होती है। कॉलेजियम सिफारिश ही करता है। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, नियुक्ति के संदर्भ में जब तक सरकार तैयार नहीं होती, वो सिफारिशें केवल इंतजार के लिए टेबल पर बनी रहती हैं। इस सत्य को थोड़ा सा आप परीक्षण कर लीजिएगा। किसी कॉलेजियम को यह अधिकार नहीं है कि उसने फैसला ले लिया और आदेश निकाल दिया कि अब आप हाई कोर्ट जज हैं या आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। चाहे तो जस्टिस सीबी पांडे साहब मेरे इस कथन के संदर्भ में अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। पांडे साहब, थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे, जज की नियुक्ति क्या आज कॉलेजियम करता है या अंतिम रूप से फैसला सरकार ही लेती है, जो देश की सरकार है? टिप्पणी जो मैं उदाहरण दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 170 जजेज हैं, उनके पद हैं उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट में जी, और कम से कम 50 नाम कॉलेजियम ने गवर्नमेंट को भेजा है जज की अपॉइंटमेंट करने के लिए, लेकिन सिर्फ 70, आधे से भी कम जज हैं यहाँ, और उस पर काम चल रहा है और गवर्नमेंट ने उन नियुक्तियों को नहीं भरा है। तो उन नियुक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार तो उन्हीं के पास है। कॉलेजियम भेज के कह रहा है बार बार के जजों को नियुक्ति करिए, वहां जज नहीं है, मुकदमे बातकारी दौड़ रहे हैं, एक एक मुकदमे में 2-2, 3-3 मुकदमे लग रहे हैं, किसी की सुनवाई नहीं रही है, साल बाद डेट लग रहा है। तो ये सारा काम जो गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकती थी कि वो सारे अपॉइंटमेंट कम से 10, 20, 25 जजेस को उत्तर प्रदेश में अपॉइंटमेंट कर देती, तो जिसको चाहती करती, जिसको चाहती ना करती, लेकिन कुछ तो करती, लेकिन सारे का आगे ठप है। तो नियुक्ति तो उन्हीं को करना है, नियुक्ति उन्हीं को करना है। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, तथ्यात्मक रूप से बात यही है। पर बहरहाल मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रताप भानु शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। प्रताप भानु जी, कुल मिलाकर इस मसले पर आपका अनुभव क्या कहता है? क्या हम एक ऐसे न्यायाधीश को अपने पद पर बने होते हुए देखेंगे जिसके संदर्भ में इतने गंभीर आरोप हैं, या आप अपेक्षा करते हैं कि देश की पंचायत इस संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करे जो संविधान में उसके पास है? सारे दल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा कराएं जिससे नतीजा देश के सम्मुख आ सके। भले वो नतीजा डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी जो फेवर देना चाहते हैं या संभावना व्यक्त कर रहे हैं उसके अनुरूप हो, पर जनता के सामने सच तो आना चाहिए। ये हुआ क्या है? हिमांशु साहब, आपने बिल्कुल साफ कहा और सही कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, राज्यसभा, संसद के अंदर जहां आवश्यक है उसे वहां संशोधन करके इनको उस दायरे में लाना चाहिए। कोई भी जज की नियुक्ति यदि सरकार करती है और सरकार यदि पार्लियामेंट के अधीनस्थ काम करती है तो संशोधन समय की आवश्यकता के अनुसार, और इस तरह के यदि इश्यू आ रहे हैं जहां वैचारिक भ्रष्टाचार आ गया है, जहां पर फाइनेंशियल भ्रष्टाचार आ गया है, जहां जजेस को पपेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने देखा है राहुल गांधी के खिलाफ क्या हुआ, मुकदमा अनावश्यक किसी इतना तूल दे दिया कि उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। इससे बड़ा कोई उदाहरण हमने पूरे आजाद हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखा। ये वैचारिक भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? आप राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हो, जुडिशरी को टूल बना के यूज कर रहे हो। ये इन सब बातों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। पार्लियामेंट सक्षम है कानून में संशोधन करने की। आपने एक बात और कही थी हिमांशु जी कि कॉलेजियम को, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को इनके पावर्स विड्रॉ कर लेने चाहिए थे, क्यों नहीं किए? जब 50,000 की कोई रिश्वत लेता है कर्मचारी, अधिकारी, तो तुरंत गिरफ्तार हो जाता है, सीबीआई गिरफ्तार कर लेती है, ईडी गिरफ्तार कर लेती है। परंतु यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को सस्पेंड तो किया जा सकता है, सस्पेंड करके कार्रवाई की जा सकती है, फिर तो हाईकोर्ट का वो जज रह ही नहीं जाएगा जब सस्पेंड हो जाएगा। क्या अब जो पांडे जी ज्यादा जानते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या रखी है सामने, हम उनका आदर करते हैं। और पांडे जी ने जो वैधानिक स्थिति बताई है उसके ध्यान में रखते हुए
हमारी पार्लियामेंट को आवश्यक संशोधन करना आवश्यक चाहिए। संशोधन करनी चाहिए। तो मैं अब आखिरी बातचीत के लिए श्रवण जी आपसे टिप्पणी चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता है कि यह आपदा में अफसर की समय आ गया है? भारत सरकार, मोदी सरकार न्यायिक सुधार के संदर्भ में आवश्यकताएं जब तक बताती रही है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके संदर्भ में संसद में एक बहस होकर बदलते समय के अनुसार कैसी न्याय की व्यवस्था हो, कैसी न्यायाधीशों की नियुक्ति हो, उनकी हटाने की क्या प्रक्रिया हो, इस पर विमर्श होना चाहिए? इसके संदर्भ में आपका नजरिया? श्रवण जी आपने शायद म्यूट कर दिया, उसे अनम्यूट कर देंगे कृपया। मुझे डर यह है हिमांशु जी कि ये आपदा में अवसर सरकार के लिए ये हो सकता है कि ये जो कथित तौर पर जो रुपया मिला है, मैं कथित तौर पर इसलिए कह रहा हूं कि प्रदीप जी ने जिस तरह से कहा, हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की फर्स्ट लीड है सुबह की, तो वो तो सारे अखबार देश के पूरा मीडिया मर जाएगा मानहानि में, और आप और हम भी फंसने वाले हैं। तो इसलिए वो जो फायर सर्विसेज के जो चीफ हैं उनका कहा अगर सही साबित हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मेरा ये मानना है कि इस आपदा को अवसर में बदलने का सरकार के पास बहुत बढ़िया अवसर है कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार को लेकर न्यायपालिका या कॉलेजियम, ये मुझे बोलने ही नहीं देते हैं। वीरेंद्र सिंह जी को हमेशा तकलीफ रहती है। कोई बात नहीं सर, उन्होंने केवल इशारा किया है, पर आप अपनी बात पूरी करें। वीरेंद्र जी कुछ बोल नहीं रहे बीच में। ये तो कोई तरीका नहीं है ना उनको कि वो उनको हर बात पे तकलीफ होती है। जी मेरा ये मानना है कि सरकार इस अपॉर्चुनिटी को या आपदा को अवसर में इस तरह बदल सकती है या बदलना चाहिए, या कोई भी सक्षम सरकार चाहेगी कि वो इस मामले को आधार बनाकर पूरे कॉलेजियम के सिस्टम को बदल दे संसद के द्वारा, और न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का पूरा मामला अपने हाथ में ले ले कि भाई आप ईमानदार और सक्षम लोगों की नियुक्ति करने, हालांकि हमारे सामने कई उदाहरण हैं कि किस तरह से न्यायमूर्ति मुरलीधर का रातों रात तबादला किया गया था। वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है कि हेट स्पीच के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दाखिल करने को, दर्ज करने को जैसे ही उन्होंने कहा तो आधी रात को उनका तबादला कर दिया गया सरकार के द्वारा। हुआ हालांकि कॉलिशन के द्वारा, पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को मान लिया मुरलीधर। तो सरकार के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये जो चीज प्रधानमंत्री 2014 में कहते थे और 2025 तक नहीं कर पाए, तो वो आप कर देंगे कि पूरी की पूरी न्यायपालिका में ये इस एक घटना से पूरा का पूरा पर्ज वो कर सकते हैं। तो पूरा कर सकते हैं, पर श्रवण जी इसमें एक बिंदु है, एक सरकार के तौर पर वो बहुमत नहीं है जो इस तरीके बदलाव संविधान में ला दे। जब तक विपक्ष का समर्थन इन बदलावों के संदर्भ में नहीं होगा, तब तक कोई क्रांतिकारी बदलाव संभव नहीं है। क्या श्रवण जी अपन दलगत राजनीति से परे यह अपेक्षा नहीं कर सकते पक्ष और विपक्ष से कि सामूहिक रूप से देश हित में और न्यायिक शुचिता के लिए साथ बैठें और एक ऐसी पद्धति विकसित करने की कोशिश करें जो देश में न्याय व्यवस्था के लिए वापस विश्वास पैदा करा सके? इस बार एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। मेरी संक्षिप्त टिप्पणी यह है कि इसके पहले, सबसे पहले सरकार को यह ईमानदारी दिखानी होगी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमे हैं या प्रकरण है, उसको लेकर जो सरकार ये प्रयास कर रही है कि उनकी सदस्यता समाप्त नहीं हो विधायिकाओं से मुकदमों के कारण, सबसे पहले तो इस पर सहमति बनानी पड़ेगी विपक्षी दलों के साथ कि जब
सरकार के तंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के स्तर पर आपराधिक किस्म के प्रकरण वाले चुने हुए लोग अगर जाएंगे संसद में और वो उनसे अगर आप ये अपेक्षा करेंगे कि वो न्यायपालिका के करप्शन में सुधार करें या न्यायपालिका का करप्शन ठीक करें, तो मेरे ख्याल से तो ये मतलब आप किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं? किससे क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये श्रवण जी का कहना है। एक आखिरी टिप्पणी का अधिकार बनता है सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता चौहान साहब का। जी चौहान साहब, आपकी आखिरी टिप्पणी। मैं बहुत विनम्रता से ये कह रहा हूं कि चाहे श्रवण जी जितनी मर्जी शंकाएं व्यक्त करें, चाहे मूल विषय आर्थिक करप्शन का चर्चा का है, उससे हटा करके वो आइडियोलॉजिकल कथित आइडियोलॉजिकल करप्शन पर सारे विषय को ले जाएं, लेकिन ये अवसर, आज का दिन जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो ये संकल्प लेने का और उस संकल्प को व्यवहार में लाने का है कि भारत की न्यायपालिका में अगर कहीं आर्थिक भ्रष्टाचार है तो उस पर कड़ाई से अंकुश लगाए जाने के लिए जरूरत है। कुल मिला के महत्वपूर्ण बात यह है कि अब न्यायिक भ्रष्टाचार पर बातचीत को लेकर भय का वातावरण खत्म होना चाहिए और जरूरत इस बात की है कि देश उठ खड़ा हो कि किसी भी तरीके से देश की न्यायपालिका से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। महज एक जज का तबादला या बर्खास्तगी इसका उत्तर नहीं हो सकती। अगर उत्तर आएगा तो वो देश की सबसे बड़ी पंचायत से आएगा। जो पंचायत अपनी सुविधा के अनुसार तो फैसले ले रही है, क्या देश की जरूरत के अनुसार भी फैसला लेने का साहस दिखाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पर न्यायिक भ्रष्टाचार को लेकर अगर आप अचंभित हैं तो इसमें अचंभे लायक कुछ नहीं। न्यायिक भ्रष्टाचार अरसा पहले हमारे देश की व्यवस्था में हिस्सा बन चुका है। यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो प्रासंगिक पंक्तियां आज मुझे इस कार्यक्रम में साझा करने के लिए मिली वो दशकों पहले लिखी गई। काका हाथरसी प्रख्यात कवि हुए, उन्हें इस दुनिया से गए दशकों बीत गए। वो काका हाथरसी ये लिखकर गए कि न्याय प्राप्त करने गए न्यायालय के द्वार, न्याय प्राप्त करने गए न्यायालय के द्वार, इसी जगह सबसे अधिक पाया भ्रष्टाचार, पाया भ्रष्टाचार, मिसल को मसल रहे हैं, ईंट ईंट से रिश्वत के स्वर निकल रहे हैं। काका हाथरसी ने जो कुछ दशकों पहले कहा वो हमने दिल्ली में एक सरकारी बंगले में घटित होते हुए कथित तौर पर देख लिया। विचार कीजिए और मुझे याद दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।